पर्क्स, परक्विजिट्स। चलिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सैलरी का स्टार्ट कर रहे हैं विद दिस लेक्चर। इसमें हम स्टार्ट करेंगे पर्क्स। ये सिर्फ एक या दो लेक्चर का टॉपिक नहीं होने वाला है, इसे हम पार्ट्स में करेंगे बिकॉज जितना अब तक हमने सैलरी ऑलमोस्ट पढ़ा है लगभग इतने ही कुल मिलाकर हमारे पास रहेंगे पर्क्स। हाँ, दैट इज श्योर कि जितना अब तक पढ़ा है उसमें से अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो पर्क्स में से भी आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सबसे, ठीक है। और रेगुलर बनते रहें इस टॉपिक में। बुक ओपन कर लीजिए, एक बार एक एक पॉइंट को डिस्कस पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। सो पहले प्लीज बुक ओपन कर लीजिए। डेफिनेशन दी गई है पर्क्स की सेक्शन 17(2) और वैल्यूएशन होगा रूल 3 में। अब मैंने वर्ड यूज किया वैल्यूएशन, पहले थोड़ा इसको समझ लीजिए। हमने पढ़े थे अनाउंसेस। अलाउंसेस आर ऑलवेज इन कैश। आपको यूज करने के लिए कंपनी ने 2000 रुपए दिए, पर्सनल पर्पस के लिए दिए, एक लिमिट है, ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया तो सेविंग इज टैक्सेबल। बेटा अनाउंसेस आर ऑलवेज इन कैश, आपको कैश मिला। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें से कितना टैक्स फ्री और कितना टैक्सेबल। पर्क्स आर इन काइंड्स। एम्प्लॉयर ने रहने के लिए एक घर दिया। अब जरा एचआरए से रिलेट करता हूं। एम्प्लॉयर ने एचआरए दिया तो हमने कहा ओके इतना एग्जाम्प्ट, इतना टैक्सेबल, खत्म। पढ़ा था डिटेल में। एम्प्लॉयर ने रहने के लिए घर दिया। अब बेटा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम घर को उठाकर सैलरी में प्लस कर देंगे। इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल। हमें करना क्या होता है एक्चुअली, पर्क्स में जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं, जो काइंड्स में बेनिफिट मिल रहे हैं, इनकी हमें मॉनेटरी वैल्यू निकालनी होती है और ये वैल्यूएशन गिवन है इनकम टैक्स रूल्स में, और रूल 3 में आपको बेटा वैल्यूएशन दिया गया है। पर्क्स में क्या क्या शामिल होता है, ये है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। जो हमने 17(1) में थी सैलरी, 17(2) में पर्क होता है, 17(3) में क्या था, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो 17(2) में पर्क में क्या क्या शामिल होता है मैं ये पढ़ूंगा इस लेक्चर में, बताऊंगा। वैल्यूएशन हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम पर्क में शामिल क्या होता है। बहुत सारे, क्योंकि समझ आने चाहिए, एक दो वैल्यूएशन तो बीच में नजर आ जाएंगे, ठीक है, फिर बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्क में शामिल क्या होगा। नंबर 1, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। पहला पॉइंट है बेटा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो अगर एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए मकान दिया है बिना किसी रेंट के, मतलब रेंट फ्री एकोमोडेशन, तो उसका कितना टैक्सेबल अमाउंट होगा जो हमें आपकी सैलरी में ऐड करना है। तो हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ हाउस। पॉइंट नंबर 2, कंसेशन इन रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। एक्चुअली जब मैं वैल्यूएशन कराऊंगा तो पॉइंट 1 एंड 2 को मर्ज कर दूंगा। पॉइंट 1 में था कि एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए मकान दिया फ्री में। पॉइंट नंबर 2 में है एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए मकान दिया मगर मार्केट से कम रेट पर दिया। तो मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 में तो हमारे हाउस की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, मैंने पॉइंट नंबर 1 का वैल्यूएशन करना सिखाया। एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए मकान दिया और एक महीने की वैल्यू आती है 5000। तो इसका मतलब आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट हो गया एक साल का 5000 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 60,000। तो पॉइंट नंबर 1 में तो आपकी वैल्यू हो गई 60,000। पॉइंट नंबर 2 में क्या हुआ, पॉइंट नंबर 2 में एम्प्लॉयर कहता है, लॉ मेकर कहते हैं कि जब एम्प्लॉयर आपको मकान फ्री में ना देकर उसके बदले कुछ रेंट ले रहा है मगर वो मार्केट से कम है, तो वो जो आपको कंसेशन मिल रहा है, जो फायदा मिल रहा है, उसे परक्विजिट माना जाएगा। तो फर्क क्या है पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में, जरा ये देखिएगा बेटा ध्यान से। पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में, पॉइंट नंबर 1 आपसे कहता है दैट वैल्यू ऑफ हाउस, ये मैं निकालना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। मान लीजिए वैल्यू ऑफ हाउस है 5000 पर मंथ, ठीक है। सो टैक्सेबल अमाउंट हो गया 5000 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 60,000, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है, वैल्यू ऑफ हाउस, ये जो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा 5000 रुपए जो यहां पर मैं लिख रहा हूं, 5000 पर मंथ, एम्प्लॉयर चार्ज्ड ₹2000 पर मंथ।
मतलब जिस मकान की वैल्यू 5,000 रुपए है वो इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को रहने के लिए केवल 2,000 में दिया। तो यहां पर फायदा कितना हुआ इंप्लॉय को, कंसेशन कितना मिला, 5,000 रुपए का मकान 2,000 रुपए में मिल रहा है पर मंथ, तो जो कंसेशन या फायदा है पर मंथ वो कितना हो गया, 3,000। तो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को मकान का कंसेशन देता है, हाउस रेंट फ्री नहीं देता, रेंट पर देता है, मगर जो कम रेंट पर देता है तो उसमें जो फायदा इंप्लॉय को हो रहा है हम इसे परक्विजिट मानेंगे। तो इस केस में टैक्सेबल अमाउंट होगा बेटा 36,000। ये सब निकालना सिखाऊंगा, अभी सिर्फ हम पॉइंट को एनालाइज करें, ठीक है, सो दैट जब आप पर्क करें तो याद रहे कि हाँ ये पर्क्स हमारे पास होते हैं वैल्यूएशन जब सीखेंगे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 कहता है वैल्यू ऑफ एनी benefit or amenity granted or provided free of cost or at concessional rate to specified employee. Underline the word specified employee. पर्क के लिए बेटा, पर्क के लिए हमारे पास एम्प्लॉयज की दो कैटेगरीज होती हैं, स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, स्पेसिफाइड employee and non-specified employee। आप ध्यान से देखें, आपके पास जो पर्क की लिस्ट नजर आ रही है ये 1 से लेकर 8 तक है और 8 में भी बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, 8 में भी बेटा बहुत सारे पॉइंट हैं। ये जो आपके पास पॉइंट नंबर 3 है, 3 के जो पर्क्स हैं, 3 में भी 1 2 3 4 5 पॉइंट है बेटा। ये जो पॉइंट नंबर 3 में जितने भी पर्क्स लिखे हैं ये हैं टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली। और बेटा ये जो पॉइंट नंबर 1 2 8 एक्सेप्ट 3 ये है टैक्सेबल फॉर ऑल, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। ऑल एम्प्लॉयज मतलब स्पेसिफाइड के लिए भी और नॉन स्पेसिफाइड के लिए भी। तो बेटा पॉइंट नंबर 1 से 8 स्पेसिफाइड के लिए तो टैक्सेबल है, ठीक है, मगर नॉन स्पेसिफाइड के लिए थर्ड पॉइंट टैक्सेबल नहीं है। तो जो पॉइंट नंबर 3 में पर्क्स लिखे हैं ये केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में ही टैक्सेबल होंगे। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है, जरा ध्यान से देखिए, पर्क की डेफिनेशन के नीचे आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज III। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है बेटा, 3 एम्प्लॉयज हैं जिन्हें स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में डाला गया है। नंबर 1 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो अगर कंपनी का डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय भी है तो उसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। नंबर 2 एम्प्लॉय हैविंग 20% और मोर वोटिंग पावर इन एम्प्लॉयर्स कंपनी, अगर एक एम्प्लॉय का कंपनी में कम से कम 20% वोटिंग राइट है, मतलब इक्विटी शेयर्स हैं और वो उस कंपनी में जॉब भी करता है, तब इस शेयर होल्डर एम्प्लॉय को माना जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एंड नंबर 3 एम्प्लॉय हैविंग सैलरी मोर देन 50,000 दैट इज ड्यूरिंग द ईयर। अब ये बड़ा गड़बड़ है, अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी ड्यूरिंग द ईयर मतलब जितने महीने उसने काम किया, अगर उसने 12 महीने काम किया तो 12 महीने की सैलरी का टोटल, अगर उसने 1 महीने काम किया तो 1 महीने की सैलरी का टोटल। तो अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50,000 को एक्सीड कर जाती है उसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। अरे यार प्रैक्टिकली अगर हम बात करें आज की डेट में तो फिर सारे एम्प्लॉयज स्पेसिफाइड हो गए, क्यों? अरे यार एक चपरासी भी अगर हम रखते हैं, एक पियून भी अपने ऑफिस में रखते हैं तो 7-8 हजार रुपए से कम की सैलरी तो वो भी नहीं लेता। अगर हम उसे 7,000 रुपए की सैलरी देते हैं 12 महीने की, कुछ और उसमें शामिल ना करें, तब भी कितना हो गया, 7,000 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 84,000, तो वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन गया। जब मैंने 99 में आई थिंक यस 99 में जब मैंने पहली बार इनकम टैक्स पढ़ा था बेटा, उस समय भी ये लिमिट 50,000 रुपए हुआ करती थी। और जब मैंने पहली बार इनकम टैक्स पढ़ा था, एंड इफ आई एम राइट, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, उस समय बेटा जो एग्जाम्पशन लिमिट मैंने आपको 2,50,000 पढ़ाई है, उस समय वो एग्जाम्पशन लिमिट शायद 45,000 या 50,000 के अराउंड हुआ करती थी। ठीक है, मतलब
ये जो 50,000 की लिमिट है ये बहुत पुरानी है, आज से 20-25 साल पहले तो ये लिमिट समझ आती थी, आज की डेट में ये जो लिमिट है ये रिडंडेंट हो गई है, बेकार हो गई है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, नॉट टेक्निकली बेटा, प्रैक्टिकली अगर मैं बात कर बताऊं तो आज की डेट में कोई भी इंप्लॉय जो जॉब कर रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो स्पेसिफाइड इंप्लॉय बन जाएगा, क्योंकि उसकी सैलरी श्योरली 50,000 से ज्यादा ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट कर दी जाएगी। समझ रहे हैं? बट क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, वहां पर 2-3-4 हजार रुपए की सैलरी देकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी एमसीक्यू पर्पस के लिए ध्यान से देखें, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? नंबर 1 या तो कंपनी का डायरेक्टर हो, नंबर 2 उसके पास कंपनी के 20% वोट इक्विटी शेयर्स हो, नंबर 3 उसकी सैलरी ड्यूरिंग द ईयर 50,000 से ज्यादा हो। सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी मींस ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी पेमेंट्स आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ठीक है, सो बेटा पॉइंट नंबर 3 में जो पर्क्स लिखे हैं ये केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होंगे, और बाकी के सारे जितने पर्क्स हैं वो स्पेसिफाइड एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड सभी के लिए टैक्सेबल होंगे इक्वली। पॉइंट नंबर 3 में क्या क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 3 में लिखा है मोटर कार। ठीक है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यूज करने के लिए मोटर कार देता है तो इसका टैक्सेबल केवल स्पेसिफाइड के हाथ में होगी, नॉन स्पेसिफाइड के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। चलो एक इसका छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूं। XYZ लिमिटेड में 2 एम्प्लॉयज काम करते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए की सैलरी है 6,000 पर मंथ और मिस्टर बी की सैलरी है 4,000 पर मंथ। ठीक है, 4,000 पर मंथ। दोनों को कुछ कॉमन बेनिफिट्स मिल रहे हैं, दोनों को ही कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हाउस, रेंट फ्री एकोमोडेशन, और दूसरे मिल रहे हैं कार, मोटर कार। रेंट फ्री हाउस की जो वैल्यू है ये है मान लीजिए 2,000 पर मंथ, और जो कार की सुविधा मिल रही है दोनों को अलग अलग, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ रही है ये ले लेते हैं, मान लीजिए हम 1,800 पर मंथ। ठीक है, अब आइए चेक करते हैं कि किस किस के लिए क्या क्या टैक्सेबल होगा। देखो बेटा, ये जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है ये सबसे पहला पॉइंट था। ये जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए भी टैक्सेबल होगा एंड नॉन स्पेसिफाइड के लिए भी टैक्सेबल होगा, मगर जो मोटर कार की सुविधा है ये केवल और केवल स्पेसिफाइड के हाथ में टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफाइड के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। अब देखते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी में से स्पेसिफाइड कौन है। अब मिस्टर ए की जो सैलरी है, मिस्टर ए की सैलरी है 6,000 मल्टीप्लाइड 12, 60,000, ये हो गया 72,000। ठीक है, 72,000। इसका मतलब जो मिस्टर ए की सैलरी 72,000 है बेटा, 72,000 मतलब मोर देन 50,000, तो मिस्टर ए बन गए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, अब मिस्टर ए के हाथ में हाउस भी टैक्सेबल है 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000, और कार भी टैक्सेबल है क्योंकि कार स्पेसिफाइड के हाथ में टैक्सेबल होती है 1,800 पर मंथ के हिसाब से 21,600। ठीक है, तो मतलब पर्क्स जो मिस्टर ए के हाथ में टोटल टैक्सेबल होंगे ये होंगे 45,600 रुपीज, 45,600 रुपीज। ठीक है, हाँ जी, कर लिया कॉपी, आ जाओ वापस। चलो 45,600। अब ध्यान से देखिए मिस्टर बी के लिए, बेटा मिस्टर बी की सैलरी है 4,000 पर मंथ, अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 48,000। इसका मतलब मिस्टर बी है नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और नॉन स्पेसिफाइड के हाथ में केवल और केवल हाउस टैक्सेबल होगा। बेटा कार टैक्सेबल नहीं हो सकती क्योंकि कार केवल और केवल स्पेसिफाइड के हाथ में टैक्सेबल होती है, तो ये टैक्सेबल होगा 24,000, कार नील, तो इनके हाथ में टैक्सेबल पर्क्स होंगे 24,000 रुपए। ठीक है, तो ऐसा छोटा क्वेश्चन एग्जामिनर बिल्कुल आपसे पूछ सकता है क्योंकि 1 नंबर का एमसीक्यू है।
सो पॉइंट नंबर 3 में जितने पर्क्स लिखे हैं अभी कर रहे हैं, ये पर्क्स केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होते हैं, नॉन स्पेसिफाइड के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते। स्पेसिफाइड कौन होता है मैंने बता दिया और एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर भी कर दिया है, ठीक है। चलो, अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में जो पर्क्स टैक्सेबल होते हैं कौन कौन से हैं? नंबर 1 मोटर कार, नंबर 2 पर्सनल जर्नी फॉर एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। अगर कोई एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करता है तो उसको जो पर्सनल जर्नी की सुविधा मिलती है उसकी बात कर रहे हैं। डिटेल में अभी किसी के पॉइंट में नहीं जाऊंगा। फैसिलिटी ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और एनी अदर पर्सनल अटेंडेंट। एजुकेशन फैसिलिटी, ये एजुकेशन फैसिलिटी किसके लिए मिली है? बच्चों के लिए मिली है। फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो बेटे 5 पर्क्स केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में हम टैक्सेबल करना सीखेंगे। पॉइंट नंबर 4, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट, पेड और रिम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जहां पर अमाउंट पे करने की जिम्मेदारी है एम्प्लॉय की, मतलब जो बिल है वो एम्प्लॉय के नाम पर कटा है। हाँ, बिल कटा है किसके नाम पर? एम्प्लॉय के नाम पर। तो मैंने अगर कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो बिल किसके नाम पर है? मेरी है ना। तो अगर बिल एम्प्लॉय के नाम पर है, अब जैसे आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपके घर पर बिजली का मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है, आपके नाम पर है, तो बिल आपके नाम पर आया तो उसे पे करने की जिम्मेदारी आपकी है, मगर एम्प्लॉयर आपका कहता है चलो मैं पे कर दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय या मेट बाय या रिम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। रिम्बर्समेंट का मतलब होता है कि पहले आप पे करेंगे फिर एम्प्लॉयर आपको पैसा दे देगा। पेड या मेट का मतलब हुआ कि डायरेक्टली कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है बेटा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, any sum payable by employer to affect an assurance on life of SSC, that is life insurance policy of employee paid by employer। अगर एक एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम एम्प्लॉयर पे करता है तो ये टैक्सेबल पर्क होता है। पॉइंट नंबर 6, ESOP, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म में अपने साथ रखने के लिए एम्प्लॉयर उसे ऑप्शन देता है स्टॉक्स का। और एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म में साथ क्यों रखना चाहता है? क्योंकि एम्प्लॉय को ट्रेन करने की एक कॉस्ट होती है। जब एम्प्लॉय ट्रेन हो जाए उसके बाद जॉब छोड़कर चला जाए तो भाई फिर तो वो दूसरे के लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए तो नुकसान हुआ। तो कंपनीज क्या करती हैं? एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म में अपने साथ जोड़े रखने के लिए उन्हें कहती हैं देखो अगर तुम 5 साल 10 साल जो भी टर्म जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा, आप एक ड्यूरेशन तक हमारे साथ काम करते हो तो हम आपको कंपनी के कुछ शेयर्स अलॉट करेंगे, या तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे या बड़ी नॉमिनल वैल्यू पर दिए जाएंगे। इन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो जब एम्प्लॉय को ये स्वेट इक्विटी शेयर मिलते हैं अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान तो कितनी वैल्यू एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी, ठीक है, ये हम सीखेंगे, इसे पर्क्स कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 7, ये देखो अमेंडमेंट है, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। सुपर एन्युएशन मतलब होता है रिटायरमेंट। So any contribution to an approved superannuation fund by employer in respect of SSC, SSC कौन हुआ? employee, to the extent it exceeds 1,50,000 रुपीज। ये 1 लाख रुपए हुआ करता था, अब ये बढ़कर 1,50,000 रुपए हो गया है। अमेंडमेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिटायरमेंट फंड में, अप्रूव्ड रिटायरमेंट फंड में 1,50,000 रुपया तक जमा कराएगा तो वो पर्क नहीं है। अगर 1,50,000 से ज्यादा जमा कराएगा तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे पर्क कहा जाएगा बेटा। पॉइंट नंबर 8, लास्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और एमनिटी। बेटा फ्रिंज बेनिफिट कहें, एमनिटी कहें, पर्क्स कहें, पर्क्विजिट कहें, इट इज वन एंड सेम थिंग। So any other benefit, the value of any other fringe benefit or amenities such as, अब कुछ और वैल्यूएशन बताए गए हैं, कुछ और पर्क्स की वैल्यू क्या टैक्सेबल होगी, जैसे वैल्यू ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन देता है या तो बिना इंटरेस्ट के या मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट पर, तो जो इंटरेस्ट की सेविंग एम्प्लॉय को हो रही है उसे पर्क कहा जाएगा। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग, टूरिंग, एकोमोडेशन और एनी अदर एक्सपेंडिचर ऑन हॉलिडे, हॉलिडे पैकेज। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टारगेट दिया कि जो भी एम्प्लॉय सबसे ज्यादा सेल करेगा मैं उसे 4 दिन का हॉलिडे पैकेज दूंगा सिंगापुर का, दैट इज हॉलिडे पैकेज। कंपटीशन के लिए दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। सो इट इज टैक्सेबल पर्क। फ्री फूड,
ऑफिस टाइमिंग में जो फ्री फूड दिया गया है, लंच दिया गया है, जो मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चाय दी जाती है, समोसे दिए जाते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट होगा। गिफ्ट्स, ठीक है, एनुअल डे पर कंपनी ने सभी अपने इंप्लॉयज को 10-10 हजार रुपए का कैश दिया या 6-6 हजार रुपए की रिस्ट वॉच दे दी, आईफोन गिफ्ट कर दिया, क्या ट्रीटमेंट होगा। क्लब फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, दोनों इकट्ठे हैं ये। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी क्लब का मेंबर बनवा देता है या क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए देता है तो क्या टैक्सेबल ट्रीटमेंट होगा। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए मूवेबल एसेट देता है, ब्रैकेट में लिखो अदर देन कार, क्यों, क्योंकि बेटा कार सिर्फ स्पेसिफाइड के हाथ में टैक्सेबल होती है, जो हमने पॉइंट 3 में देखा था, ठीक है। तो यहां पर है मूवेबल एसेट अदर देन कार। तो अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए कोई मूवेबल एसेट देता है, जैसे टीवी दिया, फ्रिज दिया, फर्नीचर दिया, एसी दिया, कंप्यूटर दिया, लैपटॉप दिया, मोबाइल दिया, इसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ये ट्रांसफर है इंक्लूडिंग कार, यहां पर कार शामिल होगी, ठीक है, यूज वाला था क्योंकि ऊपर जो कार थी वो यूज करने के लिए थी सिर्फ। तो यहां पर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, मूवेबल है मतलब घर को छोड़कर, लैंड को छोड़कर। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को परमानेंटली कोई एसेट दे देता है अपने बिजनेस की, मान लीजिए एम्प्लॉयर के पास एक कार थी जो बिजनेस में यूज होती थी, अब उसने अपने एम्प्लॉय को दे दी परमानेंटली, फ्री में दी है या मार्केट रेट से कम पर दी है, कंप्यूटर दे दिया, फर्नीचर दे दिया, एसी दे दिया, टीवी दे दिया, कैमरा दे दिया, इसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट, जरा ध्यान से पढ़िएगा, 8th का ये पॉइंट है। वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज रिड्यूस्ड बाय एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। अगर इसके अलावा भी कोई और बेनिफिट एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को तो उसकी वैल्यू होगी फेयर मार्केट वैल्यू एज रिड्यूस्ड बाय एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो अगर इसके अलावा भी कोई बेनिफिट एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा वो अमाउंट जो एम्प्लॉय पे कर रहा है। अच्छा पहले यहां रुक जाओ, ये गोल्डन रूल की तरफ भी इशारा कर रहा है बेटा। परक्विजिट के लिए गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, ठीक है, पर्क्स के लिए गोल्डन रूल याद रखना, एग्जांपल देकर मैं समझा रहा हूं। अभी बुक फेयर लगा है दिल्ली में, इंटरनेशनल बुक फेयर अभी स्टार्ट हो रहा है। मैं एक स्टॉल पे जाता हूं, मान लीजिए मैं एक स्टॉल पे जाता हूं, लास्ट टाइम बिकॉज आई एम रेगुलर गोअर, तो हर बार क्या होता है वहां पर कुछ बुक्स मिल रही होती हैं, तो वो एग्जांपल मैं यहां लेता हूं। मान लीजिए मैं बुक फेयर में गया, डे 1 था, एक नया पब्लिशर आया और उसने अपनी बुक को मार्केटिंग करने के लिए पहले 100 कॉपीज रख दी जो थी फ्री ऑफ कॉस्ट। आई वॉज वन ऑफ देम, मैं पहले 100 विजिटर्स में था, तो मुझे वो बुक मिल गई। जब मैंने बुक की वैल्यू देखी, मार्केट वैल्यू थी 200 रुपये, मैंने कितना पे किया, 0, तो मुझे फायदा कितने का, वो 200 रुपये का, डन। नेक्स्ट डे मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी गया, एक और विजिट पे मैं चला गया, मैं तो बुक ऑलरेडी ले चुका था, मैं अपने फ्रेंड को भी ले गया, मैंने कहा चला यार वहां पर बुक थी बहुत अच्छी थी, चलो तुम भी ले लो। मगर आज वो जो बुक्स थी वो फ्री में नहीं दे रहे हैं, आज वो बुक दे रहे हैं, कहते देखिए सर फ्री का स्टॉक खत्म हो गया, बट मार्केटिंग करने के लिए अभी हमने इसे बहुत कम रेट पर दे रहे हैं, हम इसे केवल 50 रुपए में दे रहे हैं। मेरे फ्रेंड ने 50 रुपए दिए और बेटा बुक ले ली। अब जरा समझना, मुझे बुक पर फायदा कितने का हुआ, 200 रुपए का, मेरे फ्रेंड को कितने का फायदा हुआ, 150 रुपए का। यही पर्क का गोल्डन रूल है। अगर आपको कोई सुविधा मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, और अगर आप सुविधा के बदले कोई अमाउंट अपने एम्प्लॉयर को दे रहे हैं तो नेट अमाउंट टैक्सेबल होगा। जैसे मैंने वैल्यू ऑफ हाउस में बताया था, जब हाउस मिला फ्री ऑफ कॉस्ट, रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो पूरा 5000 मेरे हाथ में टैक्सेबल हो गया, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो गया। और जब एम्प्लॉय 2000 रुपए एम्प्लॉयर को दे रहा है तो बेटा वहां पर बेनिफिट उसे 5000 का नहीं हुआ, 5 - 2 = 3000, तो 3000 टैक्सेबल हुआ। तो पर्क का एक गोल्डन रूल याद रखना, सिर्फ ये एक जगह यूज नहीं होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। पर्क का एक गोल्डन रूल याद रखना कि बेटा नेट अमाउंट टैक्सेबल होता है, मतलब कितना फायदा हुआ, सेविंग। पर्क मतलब बेनिफिट्स, कितना फायदा हुआ वो टैक्सेबल। तो अगर पर्क फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है तो पूरा टैक्सेबल होगा वैल्यूएशन, और अगर पर्क के बदले एम्प्लॉय कुछ अमाउंट पे कर रहा है अपने एम्प्लॉयर को तो बेटा उसे हम माइनस कर देंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये गोल्डन रूल है। तो वही यहां पर लिखा था पॉइंट 8 के
आई में दैट अगर ऊपर लिखे पर्क्स के अलावा भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई दूसरा पर्क देता है तो उसकी फेयर मार्केट टैक्सेबल होगी, फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल होगी। बट याद रखिएगा अगर इसके बदले एम्प्लॉय कोई पैसा दे रहा है तो उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, मतलब नेट अमाउंट टैक्सेबल होगा। आगे पढ़ो, एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑन फोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन। बट अगर इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को यूज करने के लिए कोई फोन दे रहा है इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, तो उसका जो बिल है वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो याद रखिएगा टेलीफोन फैसिलिटी लिख लो, टेलीफोन फैसिलिटी इज टैक्स फ्री। एग्जाम में बना हुआ मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, टेलीफोन फैसिलिटी इज टैक्स फ्री। अलाउंस टैक्सेबल होता है टेलीफोन अलाउंस, क्योंकि टेलीफोन अलाउंस 13 अलाउंसेस में कवर नहीं होता। तो ध्यान रखना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड पर्क्स। तो बेटा याद रखना टेलीफोन फैसिलिटी टैक्स फ्री होती है। तो अगर इंप्लॉयर फैसिलिटी दे रहा है टेलीफोन की तो वो टैक्स फ्री है, मगर बिल पे करने के लिए कैश अलाउंस दे रहा है टेलीफोन अलाउंस तो वो टैक्सेबल होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला टैक्स फ्री पर्क आपको क्या मिला, टेलीफोन फैसिलिटी, ठीक है। आगे बढ़े, हाउएवर, चलिए छोटी डेफिनेशन नहीं, अभी तो डेफिनेशन में हम फंसे हुए हैं। हाउएवर मेडिकल फैसिलिटी एंड लीव ट्रैवल कंसेशन, दो पर्क, मेडिकल फैसिलिटी एंड लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीसी, जनरली गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, ठीक है। सो मेडिकल फैसिलिटी एंड लीव ट्रैवल कंसेशन शैल बी टैक्स फ्री परक्विजिट सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लिमिट स्पेसिफाइड। तो टेलीफोन तो आउटराइटली टैक्स फ्री पर्क है, मगर मेडिकल फैसिलिटी एंड लीव ट्रैवल कंसेशन टैक्स फ्री होंगे सब्जेक्ट टू लिमिट एंड कंडीशन स्पेसिफाइड। तो इसको तो इसे भी पढ़ेंगे लास्ट में बेटा, जहां पर ये डिस्कशन हम करेंगे। इतने सारे पर्क्स पढ़ने हैं, देखा, और एक एक करेंगे। सैलरी की डेफिनेशन में तो मैंने कहा था अरे छोड़ो, हम कंपोनेंट वाइज पढ़ेंगे, मगर बेटा पर्क सारे एक एक पढ़ना है, एक एक पर्क क्लास में करना है। यू नेवर नो एग्जामिनर किस पर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछे। तो जितना टाइम आपने सैलरी में डिवोट किया है, ठीक है, उसका एटलीस्ट 80 to 90% तो मानकर चलिए हमें पर्क में भी डिवोट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अभी तो एक छोटा सा लेक्चर हुआ है, क्या काम करें, कुछ पर्क्स इसमें डिस्कस करें क्या। चलिए कुछ पर्क्स डिस्कस कर ही लेते हैं, अभी छोटा सा चैप्टर हमारे पास है, सो दो तीन पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसमें हम कवर कर लेते हैं बेटा, दो पॉइंट चलो कवर कर लेते हैं, एक ईसॉप कवर कर लेते हैं और एक अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड का बात कर लेते हैं। देखिए आगे अगर बढ़ेंगे, परक्विजिट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, सबसे पहला है पार्ट 1, इसके बाद है पार्ट 2 ऑब्लिगेशन, पार्ट 3 एंड 4। 3 में लिखा है वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर, और पॉइंट 4 है बेटा कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड। चलिए इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है, फिर वाइंड अप करेंगे लेक्चर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में परक्विजिट्स 1 बाय 1 करेंगे, बड़े दो छोटे छोटे हैं, और अगर एग्जाम में आ गए तो लड्डू हैं, ठीक है। तो पहले इसमें है पार्ट 3 हमारे पास स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स जिन्हें कहा जाता है, ईसॉप। चलो शुरू करते हैं वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स में। ठीक है, ये रूल 3 में गिवन है सारे वैल्यूएशन। सब हमारा जो है बेटा सबसे पहले कर रहे हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सो जैसा मैंने आपसे कहा था, एम्प्लॉयर कंपनी अपने एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म में अपने साथ जोड़ने के लिए ईसॉप देती है, ऑप्शन देती है स्वेट इक्विटी शेयर का, ठीक है। अब स्वेट इक्विटी शेयर मैं 1 बाय 1 यहां आपको डिस्कस करके दूंगा, अलग सिचुएशन। तो देखिए क्या लिखा है यहां पर, वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर ईसॉप, वैल्यू ऑफ बेनिफिट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर। तो बेटा यहां पर जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो होता है फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल, फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल, ठीक है। एग्जांपल 1 देखो, मिस्टर ए हैज रिसीव्ड 1000 shares under ESOP. Case 1 free of cost.
ठीक है। अच्छा एक चीज मैं देना भूल गया यहां पर, चलो पूरा कर लेते हैं दूसरा, एट 50 ईच, और फेयर मार्केट वैल्यू है बेटा 500 पर शेयर, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है दो केसेस में। पहले केस 1 सॉल्व करें। केस 1 फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ जी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है फिर क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है फिर क्या होगा बेटा, जब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है तो मैंने आपसे कहा था पहले तो ईसॉप में देखो, ईसॉप में टैक्सेबल क्या होता है, ईसॉप में टैक्सेबल होती है फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 500 रुपया पर शेयर। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में मिला तो गोल्डन रूल नहीं लगेगा, तो फायदा कितने का हुआ पूरा 500 रुपए का, वेरी गुड। और कितने शेयर्स मिल रहे हैं 1000, तो मिस्टर ए को 1000 शेयर फ्री में मिल रहे हैं और एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 500 रुपए जो कि टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल पर्क हो गया बेटा 5 लाख। अगर मिस्टर ए को फ्री में नहीं मिल रहे हैं, मिस्टर ए को एक शेयर के बदले 50 रुपए देना पड़ रहा है, तो देखो टैक्सेबल क्या होता है फेयर मार्केट वैल्यू 500 रुपया। गोल्डन रूल क्या लगाया था कि अगर आपको पर्क के बदले कोई पैसा देना है तो उसे वैल्यू में से माइनस कर दीजिए, तो यहां पर बेनिफिट 500 का नहीं केवल 450 का होगा। तो 500 रुपए फेयर मार्केट वैल्यू है, 50 रुपए हम शेयर के बदले दे रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जामिनर ऐसी सिचुएशन देता है तो भरोसा नहीं है एग्जामिनर का, प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कितने 1000, तो बेटा ये हो गया 4,50,000 रुपया, ठीक है। खत्म, ये एमसीक्यू एक नंबर के लड्डू क्वेश्चन है, उठाओ खा जाओ, ठीक है। शुगर का बहाना मत करना भाई, वहां पर लड्डू क्वेश्चन मिले, जितने ज्यादा लड्डू होंगे उतने ज्यादा खा जाओ, वहां पर उतने ज्यादा नंबर आएंगे, ठीक है बेटा। ये था हमारे पास ईसॉप का वैल्यूएशन, मगर एक पॉइंट है, पूरा मैंने अभी नहीं पढ़ाया था, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब कंसेप्ट तो समझ आ गया। ईसॉप $1,000 shares offered on 1st January. फेयर मार्केट वैल्यू 120 ईच। कंपनी ने एम्प्लॉय को 1000 शेयर ऑफर किए अंडर ईसॉप, कब 1 जनवरी को, और इस डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू है 120 रुपया। एम्प्लॉय अप्लाइड फॉर ESOP ऑन 5th जनवरी। ऐसे नहीं मिल जाते, एम्प्लॉय को ऑफर लेना पड़ता है, उसे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है सर मुझे अप्लाई करना है, ठीक है लेना पड़ेगा। इस दिन फेयर मार्केट वैल्यू है 125 रुपया। शेयर्स अलॉटेड ऑन 10th जनवरी, और इस दिन फेयर मार्केट वैल्यू है 126 रुपया। अब क्या करोगे, अगर एक से ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है तब क्या करोगे बेटा। अगर एक से ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू तो आपको बताया जाएगा कि वो फेयर मार्केट वैल्यू कहां पर है। 3 डेट्स हमारे पास हैं जब ईसॉप का ऑफर कंपनी की तरफ से दिया गया कि भाई अब आपके 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब आप जब चाहे शेयर्स ले सकते हैं। एम्प्लॉय जब अप्लाई करेगा कि ओके सर मुझे शेयर्स दे दो। नंबर 3 जब शेयर्स अलॉट कर दिए गए। अब क्वेश्चन बुक को ध्यान से पढ़िए बेटा, ध्यान में हमें किस डेट पर लेना है। वैल्यू ऑफ बेनिफिट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड बाय एम्प्लॉय। जिस दिन एम्प्लॉय ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, मतलब जिस दिन वो अप्लाई करेगा, सर दे दो अप्लाई करेगा, ये देखो ये वाली डेट, और इस दिन फेयर मार्केट वैल्यू कितनी 125 रुपए है बेटा हमारा टैक्सेबल अमाउंट, क्योंकि
फ्री में मिल रहे हैं, एम्प्लॉय कुछ भी पे नहीं कर रहा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पूरा टैक्सेबल होगा फॉर 1000 शेयर, तो टैक्सेबल हो गया 1,25,000। ठीक है, डन। ये था ESOP। फ्री का मार्क्स होंगे, उठा लेना। CS में तो मैंने बहुत रेयर ऐसा आई थिंक मैंने देखा ही नहीं है जहां पर आपको मल्टीपल डेट्स गिवन होंगी। ठीक है, IPC में फिर भी शायद एक बार बना था, फाइनल लेवल पे परेशान करता है एग्जामिनर, तो यहाँ पर तो बिल्कुल फ्री के आएंगे, मल्टीपल डेट्स नहीं, एक ही वैल्यू गिवन होगी, उसे ले लीजिए। अगर एम्प्लॉयर ने कोई अमाउंट चार्ज किया है, मतलब एम्प्लॉय कोई अमाउंट पे कर रहा है, तो उसे नेट अमाउंट लेकर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड, एक बार इस अप्रूव्ड के ऊपर क्वेश्चन बन गया था IPC में। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ आपको IPC इसलिए एम्फेसाइज करता हूं कि भाई IPC में टैक्स के क्वेश्चन, देखो टैक्स के क्वेश्चन सबसे पहले IPC में CA में बनते हैं। ठीक है, फिर दूसरे एग्जाम में जाते हैं। कॉस्टिंग के क्वेश्चन सबसे पहले CMA में बनते हैं बढ़िया वाले, फिर दूसरे कोर्सेज में जाते हैं। और लॉ के क्वेश्चन, इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट है, लॉ के जो बढ़िया क्वेश्चन है सबसे पहले वो CS में बनते हैं, फिर दूसरे कोर्सेज में जाते हैं। तो जब मैं IPC एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसका कहने का मतलब ये है कि भाई IPC में क्वेश्चन बन चुका है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है इसके ऊपर। तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, सुपर एन्युएशन क्या बताया था? रिटायरमेंट। ठीक है, अप्रूव्ड होना चाहिए, और ये कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, सो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में बेटा कुछ पैसा जमा कराता है, तो 1,50,000 रुपए तक तो पर्क नहीं है, बट अगर 1,50,000 से ज्यादा कराएगा तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट इज टैक्सेबल। Contribution to the extent it exceeds 1,50,000 rupees is taxable। तो मान लीजिए XYZ Limited has contributed 1,70,000, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, contributed to an approved superannuation fund of employee Mr. A। क्वेश्चन है टैक्सेबल वैल्यू फॉर मिस्टर ए। हाँ जी बताओ, यही तो है लड्डू क्वेश्चन। ये भी 1,70,000 कंट्रीब्यूट किया है, किसमें किया है? अप्रूव्ड में किया है, अप्रूव्ड होना जरूरी है बेटा। तो 170 में से 150 माइनस हो गया, टैक्सेबल अमाउंट होगा 20,000 रुपया। ठीक है, 20,000। अच्छा, अगर ये अनअप्रूव्ड होता तो बेटा फिर ये पूरा 1,70,000 रुपए, 1,70,000 रुपीज फिर पूरा टैक्सेबल हो जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड बहुत आसान है, मगर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू बेटा अमेंड किया गया है। ठीक है, वन ऑफ द लेटेस्ट अमेंडमेंट, सो एग्जाम के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। चलिए और पर्क्स कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर और कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 3 पर्क बुक में बाद में रेफर कर लीजिएगा, यहां पर 3 पर्क्स आप कर लीजिए। वैल्यूएशन करना है, सीक्वेंस आगे पीछे करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 3 पर्क, हाँ श्योरली स्पेसिफाइड इंप्लॉइज वाले बिल्कुल अलग से कराऊंगा, ये बाकी सारे पर्क्स हैं। जो 8th हमारे पास पॉइंट था उसमें से कुछ पर्क मैं आपके साथ उठा रहा हूं बेटा, कुछ पर्क्स मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं। देखो यहां पर क्रेडिट कार्ड, क्योंकि बिल्कुल इजी है और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी मत करना। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी एंड क्लब फैसिलिटी, एमसीक्यू में एक्सपेक्ट मत करना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। क्रेडिट कार्ड या क्लब फैसिलिटी, अगर ये ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया गया है, ऑफिशियल यूज के लिए क्लब का मेंबर बनवाया गया, ये क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए दिया गया बेटा, तो इट इज टैक्स फ्री। अगर ये पर्सनल यूज के लिए दिया गया है
then it is taxable. ठीक है। सो अगर एम्प्लॉयर ने क्रेडिट कार्ड दिया है या क्लब की फैसिलिटी दी है एम्प्लॉय को ऑफिशियल ड्यूटी पूरी करने के लिए, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। अगर पर्सनल पर्पस के लिए तो टैक्सेबल होगा। XYZ लिमिटेड पेड चेंज करो से XYZ लिमिटेड given credit card to Mr. A, एम्प्लॉय है यहां पर, ठीक है, टू मिस्टर ए, बिल पेड बाय XYZ लिमिटेड ₹1 lakh, full stop, 40% paid for ऑफिशियल यूज। अब यहां पर आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्क बतानी है। ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी 40,000, ऑप्शन सी 60,000, ऑप्शन डी 1 लाख। हाँ जी, क्या लिखा था? अगर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी बेटा ऑफिशियल पर्पस के लिए दी गई है तो टैक्स फ्री, पर्सनल पर्पस के लिए है तो टैक्सेबल। तो यहां पर प्रोपोर्शनेट कर दीजिए। 40% है ऑफिशियल मतलब टैक्स फ्री, तो टैक्सेबल कितना होगा? 60% टैक्सेबल। 1 लाख का 60%, 1 लाख हेरा 60% 60,000, तो ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, इतना आसान बनने के चांसेस तो नहीं है। ये तो लड्डू क्या है, इसको तो यार क्या आप कहेंगे। ठीक है, इतना आसान बनने के चांसेस तो नहीं है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट, गिफ्ट्स। एक चीज का याद रखना, गिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं और यहां पर जो मैं गिफ्ट की बात कर रहा हूं ये है गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है तो वो सैलरी हेड में कवर होता है। बाकी सारे गिफ्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन बना था, ध्यान रखना। तो जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में कोई अमाउंट दिया जाता है तो बेटा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। मैंने क्लास 1 ऑफ सैलरी में बताया था कि किसी अमाउंट को सैलरी मान लेते हैं अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। तो याद रखिएगा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है तो वो सैलरी हेड में कवर होता है। ठीक है, सो गिफ्ट कैश में है 100% टैक्सेबल, कैश या कन्वर्टेबल इनटू कैश, जैसे कैश वाउचर्स होते हैं। ठीक है, और अगर काइंड्स में है तो टैक्स फ्री अप टू 5,000, बैलेंस इज टैक्सेबल। तो अगर 5,000 रुपए तक का गिफ्ट मिला है काइंड्स में तो वो टैक्स फ्री, और अगर 5,000 से ज्यादा का मिला है तो 5,000 तक टैक्स फ्री, बैलेंस टैक्सेबल। इसके ऊपर सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ने प्रॉपर इसके ऊपर बेटा सर्कुलर इशू किया था कि हाँ इस ऐसे आप ट्रीटमेंट करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाता है सर्कुलर। ठीक है, तो सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया कि 5,000 तक टैक्स फ्री है, टैक्सेबल उसके बाद होगा, पूरा टैक्सेबल नहीं करना है। ठीक है, इसके ऊपर 2 एजम्पशंस होती हैं। आप अगर 5,000 तक है, अगर 5,000 तक है तो टैक्स फ्री, 5,000 से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल। मगर हम सीबीडीटी की सर्कुलर को फॉलो करेंगे, इंस्टीट्यूट भी फॉलो करता है बेटा कि अगर 5,000 से ज्यादा का गिफ्ट इन काइंड है तो 5,000 टैक्स फ्री, बैलेंस इज टैक्सेबल। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं, एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि जब एजुकेशन फैसिलिटी में आएंगे तो वहां पर कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर करा है, लिमिट तक टैक्स फ्री, लिमिट के बाद मिलता है तो पूरा टैक्सेबल। सो गिफ्ट अगर कैश में दिए गए हैं तो पूरा टैक्सेबल होगा, अगर काइंड्स में है तो पहले 5,000 तक की वैल्यू टैक्स फ्री, बैलेंस इज टैक्सेबल। XYZ Limited has given cash ₹3,000 and mobile of ₹4,000 to employee Z on its annual day। सभी इंप्लॉयज को मिले हैं, उसमें से जेड एक इंप्लॉय है। बताओ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्क कितनी होगी? यहां मोबाइल टैक्स फ्री नहीं है बेटा, ये वो वाला मोबाइल नहीं है, वहां पर मोबाइल का बिल टैक्स फ्री होता है। ठीक है,
अब देखो यहां पर टैक्सेबल अमाउंट, गिफ्ट्स, गिफ्ट की टोटल वैल्यू है कैश 3000 और काइंड्स में 4000। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, कैश प्लस काइंड 7000 माइनस 5, गलत बेटा, कैश को अलग रखना है, काइंड्स को अलग रखना है। गिफ्ट्स, कैश 3000 फुली टैक्सेबल, मोबाइल कितनी वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू 4000, फुली टैक्स फ्री। फिर हटना पड़ेगा मुझे, फुली टैक्स फ्री। तो बेटा ये बाहर हो गया, ये टैक्सेबल, तो फाइनल अमाउंट जो टैक्सेबल है वो कितना है, 3000 रुपए। ठीक है, चलो डन। सो गिफ्ट अगर कैश में मिले हैं पूरा टैक्सेबल, गिफ्ट अगर काइंड्स में मिले हैं 5000 रुपए तक टैक्स फ्री, बैलेंस इज टैक्सेबल। डन, चलो नेक्स्ट एक और करेंगे। ये भी आसान आसान है, बढ़िया बढ़िया वाले, बड़े बड़े वाले नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट्स अदर देन कार लिखवाया था, याद है, अदर देन कार, क्योंकि कार सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होती है। वेरी गुड, याद है आपको। चलो बेटा, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट मतलब लैंड बिल्डिंग को छोड़कर और कार को भी छोड़कर, क्योंकि कार का वैल्यूएशन अलग होता है। तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट अब दो कैटेगरी में है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया है लैपटॉप या कंप्यूटर, तो बेटा इसकी वैल्यू होती है निल। सो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यूज करने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर देता है तो ये टैक्स फ्री होता है, ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। अदर एसेट जैसे फर्नीचर दिया, एसी दिया, फ्रिज दिया, टीवी दिया, ठीक है, तब क्या होगा, अदर एसेट। इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर ये एम्प्लॉयर का अपना है तब क्या होगा, इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर बेटा ये एम्प्लॉयर का अपना है तो वैल्यू होती है 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। अगर ये एम्प्लॉयर का अपना है, मान लीजिए फर्नीचर ऑफिस में रखा हुआ है, एम्प्लॉयर कहता है अरे भाई ये लो अपने पास ले जाओ, यूज करो जब तक करना है, तो मतलब फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो वैल्यू होती है 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। इफ टेकन ऑन रेंट, अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया, अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया और एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया, तो बेटा फिर इसकी वैल्यू होती है एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। तो भाई बड़ा सिंपल है, जितना पैसा एम्प्लॉयर ने इसे किराए पर दिया, किराए के लिए दिया, वही पूरा पैसा एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, जितना बेनिफिट हो रहा है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो XYZ लिमिटेड गिवन लैपटॉप कॉस्ट 1 लाख, फर्नीचर कॉस्ट 70,000, टीवी कॉस्ट 50,000 टू एम्प्लॉय फॉर हिज पर्सनल यूज। अभी सॉल्व मत करना, चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। लैपटॉप दिया है 12 महीने के लिए, फर्नीचर दिया है 12 महीने के लिए, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो पूरा 12 महीने मानेंगे। टीवी दिया है केवल 8 महीने के लिए। ठीक है,
सो जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए मूवेबल एसेट देता है तो वैल्यू निकाल, बताया था ना अभी बताया था बेटा, सॉरी अभी बताया था। तो लैपटॉप की वैल्यू कितनी होती है? निल। लैपटॉप टैक्सेबल नहीं होता। अदर एसेट टैक्सेबल होती है। अगर एम्प्लॉयर की अपनी है, ध्यान से देखो, एक्चुअल कॉस्ट गिवन है बेटा, कॉस्ट का मतलब है ये एम्प्लॉयर की अपनी है। अगर रेंट होता तो एम्प्लॉयर ने किराया पर लेकर दी होती तो वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पूरा रेंट एज इट इज टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना है, बताओ टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? 70,000। एक्चुअल कॉस्ट का 10% पर एनम, 10% पर एनम होता है, ये लिखा था पर एनम मैंने, यस 10% पर एनम, याद रखना पर एनम। तो पूरा 10% 12 महीने का, ये हो गया 7,000। मगर जब हम बात करेंगे टीवी की वैल्यू है 50,000, वैल्यू है 10% पर एनम, मगर बेटा ये गिवन है केवल 8 महीने के लिए, तो मुझे इसे 8 महीने का प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, सो ये हमारे पास हो जाएगी 50,000 मल्टीप्लाई 10%, ये हो गया हमारे पास 50,000, सॉरी 5,000 का मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 12, 3333। सो टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो आएगी ये होगी 10,333 रुपया। क्वेश्चंस करेंगे आगे। ठीक है, फर्नीचर वाला पॉइंट याद रखना, ये मैं हाउस के वैल्यूएशन के साथ भी ऐड कराऊंगा आपको। चलिए अब वाइंड अप करते हैं। सो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए मूवेबल एसेट देता है, अगर ये लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो टैक्स फ्री पार्क होता है। अगर अदर एसेट है तो बेटा वैल्यू होती है 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इफ इट बिलोंग्स टू एम्प्लॉयर। और अगर एम्प्लॉयर किराए पर लेकर एम्प्लॉय को देता है तो जितना पैसा एम्प्लॉयर देता है रेंट का एसेट के लिए, वही पूरा एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है जी, चलिए लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और बहुत सारे पर्क्स के साथ। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।